हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग का टॉपिक चल रहा था एनसीईआरटी और एनसीईआरटी में आज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है आरंभिक नगर। आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। एक कहानी है पुराने भवन संरक्षण की। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग खंडहर वाले घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कह रहे थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसको मरम्मत करवाने की आवश्यकता है। यह सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों है। आइए अब इसी कहानी के माध्यम से हम आपको ले चलते हैं हड़प्पा की ओर। हड़प्पा की कहानी भी कुछ ऐसी है। अक्सर पुरानी इमारत अपने कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। अब यहाँ आपको दो चीज़ें मिली। सबसे पहले देखिए, हड़प्पा स्थल कहाँ मिला? पंजाब में। और कब मिला? 150 साल पहले मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। अब देखिए, आधुनिक रूप में वो कहाँ है? आधुनिक पाकिस्तान में है, लेकिन जब की बात है तब पंजाब में था। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडहर है, यहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे इमारतें पूरी तरीके से नष्ट हो गई। उसके लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। अर्थात ये आपको जानकारी दे रहा है उस खंडहर के बारे में। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसीलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आज से 4700 साल पहले हुआ था। प्यारे साथियों, अब आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं कुछ हाइलाइटेड बिंदु है। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान, पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण, पत्थर के लंबे ब्लेड, ये सभी मिले हैं। अब इन नगरों की विशेषता क्या थी, आइए देखते हैं। इन नगरों में कई दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। जो ऊपर था उसको दुर्ग की संज्ञा दी गई है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। दोनों हिस्सों की चहारदीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। सोचिए, उस समय यह व्यवस्था डेवलप थी कि पक्की ईंटों से चहारदीवारियां बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उसकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, जिससे कि उसके चारों तरफ से कहीं लीकेज ना हो। सरोवर में एक तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। मतलब जैसे मान लीजिए सरोवर है तो यहाँ से उतरने के लिए आपको सीढ़ी मिल रही है, तो चारों तरफ आपको कमरे मिल रहे हैं। आगे इसमें बताया गया है कि इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे।
ऐसा अंदाज लगाया गया है। अब ये मैप है प्यारे साथियों, और इस मैप का अध्ययन आप हमारे साथ कर लीजिए। देखिए इस मैप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये आपका सुतका गैंडोर है, ये मोहनजोदड़ो है, यहाँ से सिंधु है, ये सिंधु की सहायक नदियाँ हैं झेलम, चेनाब, रावी, ठीक है। ये आपका हड़प्पा स्थल है, ये राखीगढ़ी है, कालीबंगा है, धौलावीरा है, चाहुंदड़ो है, सुरकोदता है, लोथल है, ठीक है। इस प्रकार के ये आपके नक्शे में दिखाए गए हैं। आगे जब हम चलते हैं तो थोड़ा सा कालीबंगा और लोथल के बारे में जानते हैं। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो कालीबंगा और लोथल से मिला है। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ बड़े नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं, अर्थात यहाँ अनाजों को स्टोर करके रखा जाता होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, ये बृहत महान स्नानागार, अब देख रहे हैं आप इधर से उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ, ये चारों तरफ आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, अर्थात इसके रहने के लिए यहाँ कमरे हैं। और यहाँ बीच में जो पानी था वो कुएं से ला के डाला जाता था किसी विशेष अवसर पर। ये है पूरा उसका चित्र। अब आगे हड़प्पा के नगरों के ईंटों की चिनाई कुछ इस प्रकार से होती थी। देखिए आप लोग, एक व्यक्ति दिखाया गया है जो ईंटों की चिनाई कर रहा है। अब भवन, नाले और सड़कें, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो भवन, नाले और सड़कें, इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक स्नानाघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। देखिए कितना सुव्यवस्थित रूप से उस समय हमारे यहाँ घर बनाए जाते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। आज हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ खुले हुए नाले हैं, लेकिन कई नगरों में आपको ढके हुए नाले दिख रहे हैं। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों की जो सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, अर्थात जो घर की नालियाँ थी उनको आप सड़कों की नालियों से जुड़ा हुआ पाते थे। अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था थी बहुत डेवलप मानी जाती थी, जबकि आज की व्यवस्था हमारी कहीं ना कहीं ध्वस्त है, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए देखभाल भी होती थी। सोचिए कितना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों ने डेवलप किया था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। जो घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीकों के साथ किया जाता था। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्यायों में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है, आपको अंतर बताना है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन देती है और इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। प्यारे साथियों, नगरीय जीवन के बारे में अगर हम आपसे बात करते हैं कि हमारे हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन कैसा था, देखिए ये आपको एक इमेज दिखाई गई है। अभी इसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। नगरीय जीवन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, ये नगरीय जीवन को समझते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, बहुत व्यस्त था हड़प्पा। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इस नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरों पर लिखते थे। अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हड़प्पा सभ्यता में जो आपको लिपिक मिलते हैं वो क्या करते थे, तो हड़प्पा सभ्यता में जो लिपिक मिलते हैं हमें, वो लिखने का काम करते थे मुहरों पर। शायद अन्य चीज़ों को भी लिखते रहे होंगे, कोई जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही होंगी उसके बारे में, और अब वो शायद बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, और सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे शायद बच्चे खेलते रहे होंगे। ऊपर आपको मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बड़ा नाला, देखिए ये सड़क है और नाला दिखाया गया है, ठीक है प्यारे साथियों। और आपको जो है ये सड़क है और ये नाला दिखाया गया है, और ये आपको एक कुआं दिखाया गया है, ठीक है। और उसके बाद कुछ मोहरों का अंकन है, कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, जो आप खिलौनों को दिखाया गया है जो आप देख सकते हैं।
आगे बात करते हैं नगर और नए शिल्प। अब आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करते हैं जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हैं। पुरातत्वविदों को दो चीज़ें मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो अब आप देख लीजिए किससे किससे बनाए जा रहे हैं। तांबे, कांसे, चांदी आदि धातुओं का यूज होता था उस समय। सोच रहे हैं कितना डेवलप था। और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जा रहे थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जा रहे हैं। आपके यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तु में मनके बाट और फलक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों। आपसे पूछता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ सबसे बहुमूल्य आकर्षक वस्तु क्या है, तो वही है मनके बाट और फलक है। पत्थर के बाट देखो, ये ऊपर का हिस्सा आपको बाट के रूप में दिखाया गया है। ध्यान से देखो, उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया है। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया होगा कि हम लोग या उस समय के जो लोग थे बहुमूल्य धातुएं जो तौलते थे उसके लिए इन लोगों ने बनाया होगा। और ठीक है, अब मध्य में बाएं मनके इनमें से कई कॉर्नेलियन पत्थरों से बनाए गए हैं। पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच में छेद किए गए ताकि धागा डालकर इनकी माला बनाई जा सके। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक आपको ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कढ़ाईदार वस्त्र हैं, एक व्यक्ति की मूर्ति है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से मिली है और जो कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया। अब देखिए ये व्यक्ति है, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। अब देख रहे हैं ये शायद टोपी जैसा कुछ लगाया है, ये दाढ़ी रखा था, ये जो कपड़ा पहना था उस पर डिज़ाइन हुई है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इसको दिखाया गया है, तो हम जान सकते हैं कि उस प्रकार का व्यक्ति कैसा था। और ये कुछ गहने वहने इस टाइप के बनाते थे वो लोग, जो दिखाया गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। अब देखिए पूछेगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की मुहर का आकार कैसा है, आयताकार है। चित्र किसके मिले हैं, जानवरों के। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। डिजाइन काले रंग से होता था। बर्तन भाई जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाइए, जब बर्तन आग में पकेगा तो वो लाल हो ही जाएगा। तो लाल मिट्टी के बर्तन जो है वो काले रंग के डिज़ाइन से करते थे। और इसके आगे की जब चर्चा करते हैं तो कुछ और चीज़ें भी हैं। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे पूछ लेगा, मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? 7000 साल पहले होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान, ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फ्रांस से बनी टकलियाँ सूत कताई का भी संकेत देती हैं कि शायद यहाँ सूत भी काता जाता था। प्यारे साथियों, इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता था। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, मोहरों पर पच्चीकारी करना। ठीक है, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया था। दाढ़ी वाड़ी देख रहे थे, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। या किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार ही का काम ही हो सकता है। इसका मतलब हमारे यहाँ उस समय हड़प्पा सभ्यता में दक्ष कारीगर हुआ करते थे। वैसे भी आज देखिए हमारे यहाँ उस समय की जो बहुत सारी इमारतें हैं जो आज भी प्रचलन में हैं और शायद बहुत अच्छी हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं था कि सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल कर सकते थे या फिर केवल महिलाएं। अब ये तो पता नहीं कि इसको कोई पुरुष बनाए कोई महिला बनाए, हो सकता है दोनों मिलकर बनाए, हो सकता है कोई एक बनाया हो। कुछ महिला और पुरुष दोनों इस काम में दक्ष हो सकते थे। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस होता क्या है? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्रांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। चिकनी परत के रंग के प्रायः नीले, हल्के समुद्री हरे होते हैं। फ्रांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। आपसे यही पूछेगा फ्रांस से बनाया क्या जाता था, तो फ्रांस से मनके, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, इसके बारे में जानते हैं। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि कहते किसको है। तो जो प्रकृति के द्वारा मिलेगा या जिनका उत्पादन किसान या पशुपालक, दो शब्द महत्वपूर्ण है।
जैसे लकड़ी या धातु के अयस्क प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे माल हैं, फिर इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसान द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को वो दूर से आयात किया करते थे। आयात का मतलब दूर से मंगाते थे। आइए मैं आपको एक चित्र दिखाता हूँ। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। तो आपसे पूछ लेगा कि किस देश के बाहर के हिस्से से कहाँ किया जाता था? ओमान से। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ये है बैलगाड़ी जो बनाई गई थी। ठीक है, तो चीज़ों को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, इसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। तो आज भी जानते हो शहर वाले गांव पर ही निर्भर हैं। ठीक है, आपको एक हल का चित्र दिखाया गया है। ये देखिए हल, बच्चों का खिलौना हल है। ठीक है, ऐसे ही बड़ों का भी रहा होगा। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वो प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। तो खिलौने मिलने से अनुमान लगाया जाता है कि हल का प्रयोग करते थे वे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोग कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते, मछलियां पकड़ते और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में खदिरवेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। पूछ लेगा धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? कच्छ में है। वहाँ साफ पानी मिलता था, जमीन उपजाऊ थी। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहीं धौलावीरा नगर 3 भागों में विभक्त था। याद करिएगा, धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी और अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इन नगरों में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। कितना वेल डेवलप्ड सिस्टम था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते हैं। आइए लोथल बंदरगाह से आपको परिचित करवाते हैं। गुजरात, देखिए थोड़ा सा आगे, गुजरात की खंबात की खाड़ी कहाँ? गुजरात में है। मिलने वाली साबरमती नदी की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर एक ऐसा स्थान है जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनी चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से उसकी छाप मिलती थी। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह था जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक इमारत मिली है जो संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ मिले हैं। मुद्रा, मुहर या मुद्रांकन या मुहरबंदी होती कैसे थे? तो ये आपको दिखाया गया इमेज। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों, थैलों को चिन्हित के लिए किया जाता था जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उसके ऊपर मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मुहर लगाई जाती थी और मुहरों की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है।
सभ्यता के अंत का रहस्य जान लीजिए। सभ्यता अंत कैसे हुई? सभ्यता के अंत का रहस्य लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इस नगरी को छोड़ दिया, लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया, मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कच्चे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई, सड़कों पर झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी, अन्य का कहना है जंगलों का विनाश हो गया था। इस कारण ये हो सकता है ईंट पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ी हो। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि नगरों का अंत कैसे हो गया, कि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों तक हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। प्यारे साथियों, ये था हमारा आज का टॉपिक। ये आपको पिरामिड के बारे में दिखाया गया है। आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी जो भी इम्पोर्टेंट था वो आप देख लीजिएगा। यहाँ कुछ तिथियाँ दी गई जो इम्पोर्टेंट हैं। और ये था आपका एनसीईआरटी, और आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।